हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज है 29 जून का एनालिसिस एंड द मंथ इज़ अबाउट टू एंड एंड नॉट मोर देन 100 days आर लेफ्ट फॉर योर एग्ज़ाम। तो काफ़ी कम समय बचा है। जस्ट प्रिपेयर वेरी 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 डिलीजेंटली फॉर द एग्ज़ाम। विद दैट नोट लेट्स बिगिन विद 29 जून का एनालिसिस। पहला आर्टिकल है जीएस पेपर 1 से रिलेटेड, WMO फाइन्स ऑन लाइटनिंग स्ट्राइक्स। ठीक है, तो अभी आपने शायद बिहार का केस सुना होगा ना। अभी रिसेंटली काफ़ी, आई थिंक अप्रॉक्स 84 लोगों की ऐसा कुछ बोल रहे थे कि डेथ हो गई है ड्यू टू लाइटनिंग। लाइटनिंग मतलब बिजली गिरना। तो ब्राज़ील अभी हाइलाइट्स क्या बता रही है, रिपोर्ट क्या कह रही है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, कि ब्राज़ील रिकॉर्डेड लाइटनिंग स्ट्राइक दैट ट्रैवल अ डिस्टेंस ऑफ 709 किलोमीटर। सो यू कैन यू इमेजिन, मतलब ये लगा लो कि एक स्टेट से दूसरी स्टेट में से भी ज़्यादा डिस्टेंस, 709 किलोमीटर इज़ वेरी मच। ठीक है, इन 2018 तो काफ़ी बड़ा डिस्टेंस ट्रैवल किया। द प्रीवियस रिकॉर्ड फॉर लॉन्गेस्ट डिटेक्टेड डिस्टेंस फॉर अ सिंगल लाइटली, मतलब पहले 321 किलोमीटर लंबी लाइटनिंग देखी गई थी, पर अभी रिकॉर्ड तोड़ के 709 किलोमीटर लंबी लाइटनिंग देखने को मिली है। और ब्राज़ील में ही सबसे ज़्यादा हाईएस्ट इंसिडेंट्स ऑफ लाइटनिंग इन द वर्ल्ड देखा जाता है। ठीक है, अर्जेंटीना रिकॉर्डेड अ स्ट्राइक दैट लास्टेड फॉर 16 सेकेंड्स। एक इतनी ज़्यादा मतलब प्रोलॉन्ग रही काफ़ी, 16 सेकेंड्स तक ये लास्ट करी। द प्रीवियस रिकॉर्ड कितना था, 7.74 सेकेंड्स का। ठीक है, लाइटनिंग फ्लैशेस दैट हैव नाउ एंटर्ड द रिकॉर्ड बुक, उनको मेगा फ्लैशेस बोला जाता है। ठीक है, तो थोड़ा कंपैरिजन याद रखना कि पहले कंपैरिजन ज़्यादा याद नहीं है, याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ब्राज़ील में थोड़ा ध्यान रखना कि सबसे ज़्यादा लाइटनिंग पाई जाती है। देन इज अबाउट लाइटनिंग स्ट्राइक्स इन इंडिया। हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा कहाँ मिलती है, बिहार में। ठीक है, बिहार के बाद यूपी में मिलती है। ठीक है, नहीं सॉरी, यूपी में ज़्यादा मिलती है, यूपी में ज़्यादा मिलती है और फिर बिहार में ज़्यादा मिलती है। ठीक है, तो बिहार इज सेकेंड आफ्टर यूपी विद मैक्सिमम नंबर ऑफ डेथ ड्यू टू लाइटनिंग एंड एटलीस्ट 170 पीपल डाइड इन बिहार। ठीक है, 2019 का ये डेटा दे रखा है। एंड लाइटनिंग स्किल्स मोर देन पीपल, मतलब दूसरी एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स से कंपैरिजन में बोला जा रहा है कि लाइटनिंग में बहुत ज़्यादा लोगों की डेथ हो जाती है। ठीक है, तो लाइटनिंग का मैं सारा फिनोमिना आपको बता देती हूँ एक बार। क्या होता है यहाँ देख लेते हैं। हाँ, इधर देख लेते हैं। ठीक है, तो क्या बताया जा रहा है, बेस क्लाउड्स क्या होते हैं। अब ये देखो, यहाँ से क्लाउड स्टार्ट हो जाते हैं। क्लाउड्स टिपिकली लाइस विद, जो अर्थ सरफेस हो गया मान लो। ठीक है, यहाँ पे हमारे पेड़ हैं, पेड़ पौधे हैं, हमारे यहाँ बिल्डिंग्स है। ठीक है, तो ये बोला जा रहा है बेस ऑफ दीज क्लाउड्स टिपिकली लाई विद इन 1 to 2 किलोमीटर्स। ठीक है, तो 1 to 2 किलोमीटर्स लंबा डिस्टेंस है ये। ठीक है, यहाँ पे लाइट करता है, फिर यहीं से हमारा ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है, यहाँ चालू हो जाता है। तो ऐसे होता है, तो ये अर्थ का सरफेस, यहाँ से क्लाउड्स चालू हो जाते हैं। तो क्या होता है यहाँ पे, ये तो 1 to 2 किलोमीटर्स पहले स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, ऊपर यहाँ पे जैसे हम जाते हैं 1 to 2 किलोमीटर्स, और ये कितने तक होते हैं, 12 to 13 किलोमीटर्स। ठीक है, इनका जो टॉप होता है। ठीक है, टेम्परेचर क्या होता है, अब हमने पता है कि लैप्स रेट होता है, तो ऊपर जाते हैं जब टेम्परेचर गिरता है। एंड ऊपर का टेम्परेचर कितना होता है, -35 से -45 डिग्री सेल्सियस, तो काफ़ी कम टेम्परेचर होता है। और इतने कम टेम्परेचर पर तो फ्रीज ही हो जाएंगी ना चीज़ें। तो क्या होता है, जैसे ही वाटर वेपर मूव करते हैं यहाँ से सी में, मान लो इवेपोरेशन हुआ। ठीक है, वाटर वेपर मूव किए और ऊपर मूव किए और ऊपर मूव किए, यहाँ जाएंगे तो ये वाटर ड्रॉपलेट्स के आइस क्रिस्टल्स बनने चालू हो जाएंगे, है ना। तो वहाँ पे ये ऊपर जाते रहेंगे, वाटर ड्रॉपलेट्स आइस क्रिस्टल में बनने लगते हैं। और फिर जब वो और ऊपर जाते हैं तो वो बड़े आइस क्रिस्टल्स, पहले मान लो इतने थे यहाँ पे छोटे छोटे आइस क्रिस्टल्स, ऊपर जाके बड़े आइस क्रिस्टल्स बनना चालू हो जाते हैं। और जितने बड़े होंगे तो वो मास की वजह से, ग्रेविटी की वजह से नीचे आना चालू करेंगे। तो ये साइमल्टेनियसली दो प्रोसेस होते हैं। यहाँ से छोटे छोटे आइस ऊपर जाती रहती है और ऊपर से बड़े बड़े आइस पार्टिकल्स नीचे आते रहते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, दोनों में कोलिजन। कोलिजन अकर्स बिटवीन दीज टू एंड रिजल्ट, जब भी कोलिजन होती है तो सम चार्ज गेट्स एमिटेड। तो स्मॉलर आइस क्रिस्टल्स मूविंग अप एंड बिगर आइस क्रिस्टल्स कमिंग डाउन। कोलिजन होता है ड्यू टू रिलीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एंड कोलिजन की वजह से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं एंड चेन रिएक्शन चालू होता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी के स्पार्क्स जनरेट होते हैं। दिस प्रोसेस रिजल्ट इन द टॉप, इससे क्या होता है, फिर जैसे जैसे हल्के हल्के इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हुए तो क्या होता है, टॉप लेयर क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है, एंड ये वाली लेयर नेगेटिवली चार्ज। नेगेटिव चार्ज, अब आपने थोड़ा केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि जब किसी चीज़, कोई चीज़ रिसीव करता है उसमें एक नेगेटिव चार्ज होता है, और जहाँ से वो चीज़ आ रही है वो चीज़ पॉजिटिव चार्ज होता है। तो जो बड़े वाले थे ना, वो ऊपर से नीचे आ रहे, तो ऊपर पॉजिटिव चार्ज और नीचे नेगेटिव चार्ज, थोड़ा ऐसे याद कर लो। तो ये चार्ज डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे आपने क्या पढ़ा था, 12 से 13 किलोमीटर लंबी होती है ये, मतलब क्लाउड्स का जो डिस्टेंस है आपस में। ठीक है, तो अपर एंड लोअर लेयर का, तो इसीलिए ये नीचे आती रहती, नीचे आने पे ये ह्यूज पोटेंशियल डिफरेंस हो जाता है। एंड काफ़ी ज़्यादा एम्पियर का करंट जनरेट होता है। एम्पियर इज़ द यूनिट ऑफ करंट। देन
ये क्या होता है फिर, हीट कॉलम एक्सपैंड होती है, प्रोड्यूस शॉक वेव्स, ठीक है। जो हम जब लाइटनिंग होती है हम रेड देखते हैं ना, रेडनेस देखते हैं क्लाउड्स में, इट इज़ ड्यू टू दैट थिंग। सो हीट गिव्स एयर कॉलम रेडिश अपीयरेंस, क्योंकि अब स्पार्क जनरेट होएगा तो रेडिश अपीयरेंस आती है ड्यू टू हीट जनरेटेड, ठीक है। तो करंट, ये करंट चलो जनरेट हो गया, पर ये अर्थ पे कैसे आता है, ठीक है। तो अर्थ इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इट इज़ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ठीक है। हाउएवर इन कंपैरिजन ऑफ द मिडल लेयर ऑफ द क्लाउड इट बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है। हमने पढ़ा था ऊपर से आ रही है ना, ये ऊपर से आ रहे थे, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज था और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज था, पर ये बोल रहा है कि इसके कंपैरिजन में अर्थ क्या होती है, पॉजिटिवली चार्ज होती है, ठीक है। तो दोनों में यहाँ पे भी अफिनिटी हो जाएगी, है ना। और यहाँ से यहाँ पे जब वो लाइटनिंग नीचे आएगी तो यहाँ पे भी चार्ज के बाद वो करंट एम्पलीफाई ही होता है। इसलिए क्या होता है, जो बड़े पेड़ होते हैं, बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं, वो मोर प्रोन होती हैं लाइटनिंग के लिए, ठीक है, क्योंकि वो यहाँ पे बड़ी बड़ी कम डिस्टेंस होता है ना बिटवीन क्लाउड्स एंड द अर्थ सरफेस, सो इसीलिए दे आर मोर प्रोन। So there is greater probability of striking tall objects such as trees, towers and 80 जो 80 से 90 meters होते हैं, मतलब बड़े काफ़ी लेंथ में. It happens because air is a poor conductor of electricity. So this is the whole funda of earth lightning कैसे strike करती है. So lightning क्या होती है, rapid massive discharge of electricity, ठीक है. These discharge are generated in giant moisture bearing clouds that are 10 to 12 kilometers tall. सो द होल थिंग आई हैव एक्सप्लेन्ड कि कैसे लाइटनिंग होती है जनरेट, एंड यू शुड बी अवेयर ऑफ दिस फैक्ट. देन नेक्स्ट आर्टिकल इज़ अबाउट रिव्यू पिटिशन. क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट ने जो अडल्ट्री को डिक्रिमिनलाइज किया था, आर्टिकल सेक्शन 497 को, तो उसके बारे में रिव्यू पिटिशन डाली गई है, ठीक है. तो उसने बोला कि हम जो 2018 की जजमेंट है उस पर दोबारा से रिव्यू नहीं करेंगे. सो इट हैज़ रिफ्यूज्ड बेसिकली. तो कोर्ट ने उस टाइम क्या बोला था, इट वाज अ कॉन्स्टिट्यूशन बेंच, ठीक है. तो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच क्या होता है, जब कोई कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने के लिए या कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना होता है तो वो बेंच बैठता है जिसमें मोर देन 5 जजेस होते हैं. सो द देन चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा हेडेड द कॉन्स्टिट्यूशन बेंच एंड बोला था कि जो सेक्शन 497 है अडल्ट्री का, दैट स्टैंड्स अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड IPC कैन नॉट कमांड मैरिड कपल्स टू रिमेन लॉयल टू ईच अदर ड्यू टू फियर ऑफ पीनल पनिशमेंट. कि भाई अडल्ट्री करना गुनाह नहीं है, मतलब आप क्रिमिनल लाइबिलिटी, अपनी क्रिमिनल provisions attract नहीं करते if you commit adultery. So this was the thing given in the section 497 adultery. So two individuals may part if one cheats. अगर किसी ने cheat कर लिया तो दोनों individuals अलग हो सकते हैं, ठीक है, divorce हो सकता है mutually, and this doesn't attach criminality to the क्योंकि infidelity हुई है, ठीक है, cheating हुई है, but ये है कि criminality को attract नहीं करता. So this was the thing. And why court struck down 497? Because it perpetuates subordinate status of women, ठीक है, denies dignity and sexual autonomy and is based on the gender stereotypes. So due to the patriarchal mindset and the gender stereotyping thing, so it was इसको हटा दिया गया कि ये थोड़ा सबॉर्डिनेट स्टेटस देता है, एंड इट बेस्ड ऑन वुमेन एज चैटल एंड सीक्स टू कंट्रोल सेक्सुअलिटी ऑफ द वुमेन, हिट्स द ऑटोनॉमी एंड डिग्निटी ऑफ द वुमेन. इट वायलेट्स आर्टिकल्स गारंटीड अंडर आर्टिकल 14 एंड 21, ठीक है. राइट टू लाइफ को वायलेट करता है. पास्ट सुप्रीम कोर्ट जजेस इससे रिलेटेड क्या था अडल्ट्री में, 1954 में भी बोला गया, 85 में भी और 1988 में भी. सो यू कैन सी फ्रॉम द टाइमलाइन कि कैसे सोसाइटी की एज अ थॉट प्रोग्रेस हुई है. 1954 में तो बोला गया साफ साफ कि इट वायलेटेड द राइट टू इक्वालिटी, ठीक है. तो इसको रिजेक्ट कर दिया था कि सेक्शन 497 वायलेटेड द राइट टू इक्वालिटी, ठीक है. तो ये वायलेट करता है, एंड तब भी बोला गया था कि भाई इसको हटा देना चाहिए. 1985 इट सेड दैट वुमेन डिडंट नीड टू बी इंक्लूडेड इन द लॉ एज अ पार्टी विच कैन मेक कंप्लेंट्स, ठीक है. तो साफ साफ बोला गया कि वुमेन को ऐसी पार्टी में ही नहीं होना चाहिए विच कैन मेक कंप्लेंट्स. सो दिस शोज द हाईली पेट्रियार्कल माइंडसेट. इन 1988 द सुप्रीम कोर्ट सेड दैट अडल्ट्री लॉ वाज अ शील्ड रादर देन अ स्वॉर्ड. सो दिस वाज थिंग. तो ये एक प्रोग्रेस थी लॉ मेकिंग में, एंड फाइनली इन द 2000 आई थिंक 2018 में हाँ इसको डिक्रिमिनलाइज कर दिया गया था. देन व्हाट इज़ रिव्यू पिटिशन, बेसिकली क्या होता है. आर्टिकल 137 द सुप्रीम कोर्ट हैज़ पावर टू रिव्यू एनी ऑफ इट्स जजमेंट ऑफ इट्स ऑर्डर. रिव्यू का क्या मतलब होता है, एक बार दोबारा से चेक करना. तो उसे ही तो कोई अगर इस तरह की पिटिशन डाले उसको रिव्यू पिटिशन बोला जाता है. अंडर आर्टिकल 137 सुप्रीम कोर्ट के पास ही पावर है. स्कोप क्या है रिव्यू करने का. व्हेन रिव्यू टेक्स प्लेस लॉ is that it is not allowed to take any fresh stock of the case but to correct grave errors. कि भाई कभी गलती हो गई, मतलब कोई नए सबूत मिले हैं आपको या नया एंगल मिला है देखने को, तब आप रिव्यू कर सकते हो इस तरीके की चीज़ों को. एंड दैट हैव रिजल्टेड इन द मिसकैरेज ऑफ जस्टिस. द कोर्ट हैज़ पावर टू रिव्यू इट्स रूलिंग टू करेक्ट अ पेटेंट एरर एंड नॉट अ माइनर मिस्टेक्स, ठीक है. तो अगर ग्रेव
एरर हुआ है ना, तो इसीलिए ये अप्लाई हो सकता है, नॉट फॉर माइनर mistakes of the inconsequential import. In 1975, Justice Krishna Iyer said a review can be accepted only when glaring omission or patent mistakes or like grave error has crept in the earlier by the judicial fallibility. कि भाई अगर grave error हुआ है या और glaring omission हुआ है कि भाई कोई चीज़ omit कर दी गई हो, नहीं ध्यान दिया गया हो, तभी ये चीज़ हो सकती है. In 2013 ruling, Supreme Court has ले डाउन 3 ग्राउंड्स कि भाई अगर ये 3 ग्राउंड होंगे तभी रिव्यू कराया जाएगा. पहला ग्राउंड क्या होना चाहिए, डिस्कवरी ऑफ न्यू एंड इंपॉर्टेंट मैटर. ठीक है, आपने कोई नया मैटर या फिर नया एविडेंस लेकर आए हो. ठीक है, आफ्टर द एक्सरसाइज ऑफ ड्यू डिलिजेंस वाज नॉट विद इन द नॉलेज ऑफ द पिटिशनर, कि भाई पहले उसको नहीं पता था और या फिर पहले वो प्रोड्यूस नहीं हो पाया, तब रिव्यू पिटिशन हो सकता है. या कोई मिस्टेक और एरर एपरेंट ऑन द फेस ऑफ द रिकॉर्ड. ठीक है, मिस्टेक या एरर हुआ है और एनी सफिशिएंट रीजंस, ठीक है, जो इन दोनों से मेल खाता हो. तो ये 3 ग्राउंड्स एस्टैब्लिश किए थे. इन 2013 यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस संदूर मैंगनीज आयरन और केस, कोर्ट लेट डाउन 9 प्रिंसिपल ऑन विच रिव्यू इज मेंटेनेबल. ठीक है, तो इतना प्रिंसिपल्स तो याद करने की जरूरत नहीं है. इंपॉर्टेंट क्या है, हु कैन फाइल अ रिव्यू पिटिशन एज पर द सिविल प्रोसीजर कोड CPC एंड द सुप्रीम कोर्ट रूल्स. पर्सन जो अफेक्टेड है और एग्रीव्ड बाय द रूलिंग कैन सीक अ रिव्यू. ठीक है, and however the court exercises discretion to allow review petitions only when it shows the ground for seeking review. जो 3 ग्राउंड्स बोले ना उसके वो होने चाहिए, एंड जो पर्सन एग्रीव्ड है, जो अफेक्टेड है, वो ही इसको रिव्यू पिटिशन फाइल कर सकता है. टाइम पीरियड क्या है, एज पर 1996 रूल्स फ्रेम बाय सुप्रीम कोर्ट, रिव्यू पिटिशन 30 दिन के अंदर अंदर ऑफ द डेट ऑफ जजमेंट फाइल होनी चाहिए. ठीक है, एंड ये भी है, इन सर्टेन सर्कमस्टांसेज अ कोर्ट कैन डिले. ठीक है, एक्सेप्ट कॉन्डोन का मतलब कोर्ट कैन एक्सेप्ट अ डिले इन फाइलिंग रिव्यू पिटिशन. ठीक है, अगर पिटिशनर एस्टैब्लिश कर देता है स्ट्रॉन्ग रीजन, मतलब स्ट्रॉन्ग एविडेंस या इस तरीके की हो दैट जस्टिफाइड द डिले, की कोई एविडेंस है, मैं खोज कर रहा था भाई, हमें 1 साल लग गया, तो माना जाएगा, वरना 30 दिन के अंदर अंदर ही आपको रिव्यू पिटिशन फाइल करनी पड़ेगी. तो 2018 का केस है, तो अभी इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया, हम नहीं इसको एंटरटेन करेंगे. सो प्रोसीजर क्या फॉलो होना चाहिए, रूल्स स्टेट दैट रिव्यू पिटिशन वुड ऑर्डिनरली बी एंटरटेन विदाउट ओरल आर्ग्यूमेंट. ये नहीं है ये डिफेंस खड़ा, ये प्रोसिक्यूशन खड़ा और फिर ये बहसबाजी करे, ऐसा नहीं होता रिव्यू के टाइम पे. सिर्फ जो जजेस हैं वो पेपर्स घुमा घुमा के देखते हैं कि भाई तुम देखो, तुम्हें सही लग रहा है, क्या 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 चीज़ हो रही है. सो इट इज़ हर्ड थ्रू सर्कुलेशन बाय जजेस इन देयर चैम्बर्स. एंड रिव्यू पिटिशंस आर ऑल्सो हर्ड एज फार एज प्रैक्टिकेबल बाय द सेम कॉम्बिनेशन ऑफ जजेस, कि भाई जो जजेस तब बैठे थे, मान लो कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है तो वही बेंच हो, या फिर अगर कोई रिटायर हो गया हो या डेथ हो गई हो किसी की, लाइक जस्टिस दीपक मिश्रा रिटायर्ड हैं, तो अगर अनअवेलेबल है तो रिप्लेसमेंट उनकी होनी चाहिए पर सीनियरिटी ऑफ द जजेस. जो उस टाइम पे सीनियर जजेस हैं ना वहाँ पे कोर्ट में अवेलेबल हैं, तो उनको वो चीज़ देनी चाहिए, उनको वो राइट देना चाहिए कि आप रिव्यू पिटिशन का हिस्सा बनो. इन एक्सेप्शनल केसेस कोर्ट अलाउज ओरल हियरिंग. ठीक है, कोर्ट अलाउज इन ओरल हियरिंग की भाई डिफेंस प्रोसिक्यूशन खड़ा रहेगा. इन 2014 केस सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट रिव्यू पिटिशन इन ऑल डेथ पेनल्टी केस विल बी हर्ड इन ओपन कोर्ट. अगर डेथ पेनल्टी का केस है, ठीक है, तो उसको ओपन कोर्ट बाय अ बेंच, ओपन कोर्ट मतलब थ्रू कैमरा एंड ऑल थिंग्स. ठीक है, तो सभी पार्टी उसको देख सकती हैं. तो जो डेथ पेनल्टी है उसको ओपन कोर्ट के द्वारा देखा जाएगा. सो दिस वाज द ऑल प्रोसीजर. आर्टिकल 137 यू हैव टू रिमेंबर विच states that Supreme Court has a power to review petition. Then is about Nasha Mukti Bharat Annual Action Plan 2021. So it was launched on the day of the International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking. I think it was on 26th or 27 June something. तो हमने उस दिन UN ड्रग कंट्रोल ऑफ ड्रग ऑफिस ऑफ कंट्रोल, आई थिंक हमने ऐसा कुछ पढ़ा था. ठीक है, UNDOC के बारे में पढ़ा था. ठीक है, तो इसके बारे में पढ़ा था. इट वाज तो ये जो नशा मुक्त भारत है, तो ये हमने कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट. एक्शन प्लान हैज़ फॉलोइंग कंपोनेंट्स. अवेयरनेस जनरेशन प्रोग्राम. ठीक है, पहली बात अवेयरनेस कराएंगे. फोकस ऑन हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस. क्या है कि आजकल बच्चे कॉलेजेस में होते हैं एंड दे फेयर कि डिप्रेशन एंड सॉर्ट ऑफ एवरीथिंग्स अकर, एंड इसीलिए बच्चे दे गो फॉर दीज ड्रग्स एंड इलिसिट थिंग्स. देन कम्युनिटी आउटरीच एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिपेंडेंट पॉपुलेशन. जो इससे मतलब डिपेंड हो चुके ड्रग्स के लिए, उनको कम्युनिटी आउटरीच द्वारा उनकी आइडेंटिफिकेशन कराना. फोकस ऑन ट्रीटमेंट हॉस्पिटल्स एंड कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम फॉर सर्विस प्रोवाइडर. ठीक है, तो कोई भी जब होता है ना, तो कोई भी प्रोग्राम होता है उसकी ये PPCR होते हैं. PPCR का क्या मतलब होता है, प्रिवेंटिव, प्रमोटिव, क्यूरेटिव एंड रिहेबिलिटेटिव कॉम्पोनेंट्स होते हैं. प्रिवेंटिव का मतलब, प्रिवेंटिव का क्या कॉम्पोनेंट है, अवेयरनेस जनरेट करा रहे हैं ताकि प्रिवेंट हो सके. ठीक है, प्रमोट कैसे कर रहे हैं, कम्युनिटी आउटरीच द्वारा कर रहे हैं. क्यूरेट कैसे कर रहे हैं, फोकस ऑन ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ एंड रिहेबिलिटेट, जो भी ड्रग डी एडिक्शन सेंटर्स है ना वहाँ पे रिहेबिलिटेट करते हैं. सो ये कंपोनेंट्स होते हैं किसी भी एक्शन प्लान के. सो यू हैव टू लर्न लाइक दैट. सो इम्प्लीमेंटेशन, इट वुड फोकस ऑन द 272 मोस्ट अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स. ठीक है,
एंड लॉन्च द थ्री pronged अटैक, ठीक है, क्योंकि 3 डिपार्टमेंट्स इंक्लूड है, नारकोटिक्स ब्यूरो, ठीक है, एनसीबी, एंड आउटरीच एंड अवेयरनेस बाय सोशल जस्टिस एंड ट्रीटमेंट थ्रू द हेल्थ डिपार्टमेंट, ठीक है। तो अवेयरनेस सोशल जस्टिस कराएगी, नारकोटिक्स ब्यूरो सर्वे कराएगी, एंड ट्रीटमेंट कौन कराएगा, हेल्थ डिपार्टमेंट। सो डी एडिक्शन फैसिलिटीज वुड बी सेटअप, सो DDTs विल बी सेटअप, ड्रग डी एडिक्शन ट्रीटमेंट सेंटर्स, एंड ड्रॉप इन सेंटर्स फॉर एडिक्ट्स विल बी सेटअप, एंड ऑल्सो द पीयर लेड कम्युनिटी बेस्ड आउटरीच प्रोग्राम, कि भाई पीयर उनके रिव्यू करेंगे कि भाई कितने कितने लोग अफेक्टेड है और क्यों अफेक्ट हुए, कैसे हुए, सो वी कैन फॉर्म अ सर्वे for the high risk population, particularly the youth, will be launched. So integrated rehabilitation center for addicts would reach out to communities to help those affected by drug addiction. की फैक्ट्स क्या है, नारकोटिक कंट्रोल्स ब्यूरो हैज़ आइडेंटिफाइड द 272 डिस्ट्रिक्ट। सो बेसिकली सब पूरे पैन इंडिया लॉन्च नहीं हुआ है, 272 डिस्ट्रिक्ट्स में हुआ है, जो बेसिकली पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यूपी एंड नॉर्थ ईस्ट, बेसिकली द नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में है, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा जो पता ही होगा गोल्डन क्रेसेंट, गोल्डन ट्रायंगल एंड दैट थिंग, वहाँ पे ज़्यादा प्रेवलेंट है ड्रग्स का। एंड दीज डिस्ट्रिक्ट हैव आइडेंटिफाइड बाय द सेंटर एज दोज ह्यूजली अफेक्टेड बाय ड्रग एब्यूज़। द नशा मुक्त भारत कैंपेन तो ओरिजिनली तो वैसे पंजाब गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था 2015 में, शिरोमणि अकाली दल गवर्नमेंट थी उस टाइम पे, तो बट ये है कि अभी इसको इंडिया के और भी पार्ट्स में फैलाने की बात की गई है। सो 18 ऑफ द 22 डिस्ट्रिक्ट्स इन पंजाब आर कॉमन दोज आइडेंटिफाइड बाय एनसीबी। सो पंजाब एंड हरियाणा आर मेजर, क्योंकि बॉर्डर लाइन है ना पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान से, अफगानिस्तान में काफ़ी ज़्यादा मॉर्फिन वगैरह उगाया जाता है, सो इसीलिए वहाँ पे ये जो स्टेट्स हैं ये ज़्यादा प्रोन है उसके लिए, ठीक है। तो दीज आर सम स्टैट्स दैट अबाउट 8,50,000 इंडियंस इंजेक्ट ड्रग्स एंड अबाउट 4,60,000 चिल्ड्रंस एंड 1.8 मिलियन अडल्ट्स नीड हेल्प, ठीक है। जितने को हेल्प चाहिए होती है उतने को हेल्प नहीं मिलती है। सो दिस इज़ द थिंग अबाउट नशा मुक्ति भारत एनुअल एक्शन प्लान, ठीक है। तो क्या है कि कौन सी मिनिस्ट्रीज इन्वॉल्व है, एनसीबी इन्वॉल्व है, एंड हॉस्पिटल मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड द सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री, तो 3 मिनिस्ट्रीज इसमें इन्वॉल्व होंगी। देन इन बॉर्डर क्लेम्स री इमेजिनिंग साउथ एशियन बाउंड्रीज, ठीक है। तो क्या इसमें क्या बोला गया है, स्टेट सेंट्रिज्म क्या होता है। स्टेट सेंट्रिज्म मतलब हैज़ गिवन स्टेट स्ट्रक्चर ऑफ द प्रॉपर्टी टू बी सॉल्व आर्बिट्रर ऑफ द एनी डिस्प्यूट्स, कि भाई अगर मान लो इंडिया में कोई भी मतलब बॉर्डर रिलेटेड डिस्प्यूट्स होता है तो हमारी क्या यूनियन गवर्नमेंट देखती है, जैसे नेपाल में काला पानी इशू हो गया, ठीक है, जो हमारा जब भी चाइना के साथ LAC कन्फ्रंटेशन चल रहा है, तो ये सब क्या हमारी यूनियन देखती है। सो ये स्टेट सेंट्रिज्म दिखाता है, ठीक है। क्या क्या है कि भाई सोल आर्बिटर ऑफ द डिस्प्यूट कौन होता है, जो स्टेट मेन स्टेट होता है अमंग द कम्युनिटीज़ एंड रीजन्स फॉलिंग विद इन द टेरिटोरियल लिमिट्स ऑफ द नेशन स्टेट्स, तो इसे स्टेट सेंट्रिज्म बोला जाता है, ठीक है। इट इज़ अ स्टेट दैट आर्टिकुलेट्स, डिफाइंस एंड रिप्रेजेंट नेशनल इंटरेस्ट इन नेगोशिएशन विद अदर स्टेट्स, ठीक है। तो स्टेट डिफाइन करती है नेशनल इंटरेस्ट। सो इशू क्या है कि भाई हमारे बॉर्डर डिस्प्यूट्स है, जो काला पानी इशू है नेपाल के साथ, आर हैंडल्ड रैदर देन एड्रेस्ड, ठीक है। सो विद इन द गिवन डिस्पेंसेशन ऑफ द साउथ एशियन स्टेट क्राफ्ट, मेन प्रॉब्लम क्या है कि डिसीजन फ्लो फ्रॉम एन स्टेट सेंट्रिक पैराडिग्म, ठीक है। भाई स्टेट सेंट्रिज्म मतलब स्टेट सिर्फ अपना देखता है कि भाई हमारी जो बॉर्डर इश्यूज़ हैं या फिर बॉर्डर हमारा 1 इंच भी टुकड़ा नहीं जाना चाहिए किसी को, बट क्या है ये आर्टिकल क्या बोलता है कि हमें रैदर देन स्टेट सेंट्रिज्म हमें पीपल सेंट्रिक होना चाहिए। जो लोग वहाँ पे बॉर्डर पे रह रहे हैं वो दोनों में से किसी कंट्री के खास होते नहीं है, बिकॉज दे आर मतलब काफ़ी ज़्यादा हाईली इन्फ्लुएंशियल होते हैं दूसरी कंट्री से भी, क्योंकि बॉर्डर क्या है, एक लाइन खींच दी, ठीक है, लाइन खींच दी वहाँ पे पहले नहीं थी, तो वहाँ पे क्या होता है बॉर्डर काफ़ी पोरस होता है एंड लोग आपस में कनेक्टेड होते हैं। सो इसीलिए पीपल सेंट्रिक होना चाहिए। पीपल लिविंग इन द डिस्प्यूटेड रीजन एंड देयर इमोशंस आर नॉट टेकन इनटू अकाउंट। ऑफन टेरिटोरियल बाउंड्रीज आर वैल्यूड मोर देन लाइफ्स लाइवलीहुड एंड द वेल बीइंग ऑफ द पीपल। सो दिस इज द फैक्ट कि टेरिटोरियल बाउंड्रीज को ज़्यादा तवज्जो दी जाती है रैदर देन द लाइफ्स ऑफ द पीपल जो बॉर्डर एरिया में रहते हैं, ठीक है, क्योंकि वो कल्चरल एंड सिविलाइजेशन बैकग्राउंड शेयर करते हैं एंड और ऑल्सो एन ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड पोरस बॉर्डर। सो दे हैव सॉर्ट ऑफ emotion connect with the other people living on the opposite side of the boundary. So Nirata R क्या है, जो साउथ एशिया है इट इज़ द मोस्ट नेचुरल रीजनल ग्रुपिंग ऑफ द स्टेट्स, ठीक है, कि वहाँ पे लाइक माइंडेड स्टेट्स हैं काफ़ी सारे एक्सेप्ट फॉर अ फ्यू, बट और मोस्ट नेचुरल रीजनल ग्रुपिंग है एंड एट सेम टाइम इट हैज़ मोस्ट डिफिकल्ट एंड कंटेस्टेड ग्रुपिंग एज वेल। सो नेचुरल रीजनल भी है बट डिफिकल्ट एंड कंटेस्टेड ग्रुपिंग भी है। तो हमें इसको रीजन ऑफ स्टेट्स ना देख के रीजन ऑफ रीजन्स देखना चाहिए, ठीक है, कि हमारी पृथ्वी है पूरा, उसका एक रीजन हमारा ये एशिया पार्ट है, साउथ एशिया पार्ट है, नॉट एज अ रीजन ऑफ स्टेट्स कि यहाँ पे एशिया पार्ट में इतनी सारी स्टेट्स हैं, ठीक है। सो होल वर्ल्ड का एक पूरा एशिया हमें एज अ होल देखना चाहिए रादर देन एशिया को भी फर्दर डिवाइड करके देखना चाहिए। इट इज़ अ लैंड वेयर कॉन्टैक्ट जोन शुड एग्जिस्ट बियॉन्ड द
लिमिट्स ऑफ टेरिटोरियल बाउंड्री शेयर्ड बाय द मेंबर स्टेट्स, ठीक है। तो कॉन्टैक्ट जोन ज़्यादा होनी चाहिए, and there is a need to go beyond popular debates revolving around such troubling questions. How much area has been encroached upon state and on what basis, कि भाई किसने कितना, तुम मेरे एरिया में क्यों आए, ठीक है, पहले तो तुम्हारा ये बॉर्डर था, अब तुम ये मान रहे हो। सो उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। सो ये ट्रबलिंग डिबेट्स के अलावा हमें लोगों की लाइफ एंड लाइवलीहुड को ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। इट इज़ बिकॉज सच क्वेश्चन सीम टू बी ट्रबलिंग टू दोज हु मेंटेन देयर लाइफ वर्ल्ड एट दोज जोन्स। तो बेसिकली ये बोला जा रहा है कि स्टेट सेंट्रिक ना हो कि पीपल सेंट्रिक होना चाहिए, एंड टेरिटोरियल बाउंड्रीज को थोड़ा कम तवज्जो देनी चाहिए। इन अदर वर्ड्स दे बिलोंग टू सेम स्टेट्स एट द सेम टाइम। ये उन लोगों के बारे में बात कर रहे हैं। प्लूरैलिटी, डिफरेंसेस एंड इंक्लूसिविटी ब्रिंग कोहेरेंस टू द बॉर्डरलैंड ऑन्टोलॉजी। सो वे अहेड क्या है, बोथ इंडिया एंड नेपाल need to rethink South Asia as region of regions basically, and new regional cooperation हमें launch करनी चाहिए, ठीक है। The need is to officially accommodate this rather natural drafted way of doing politics, ठीक है। So इतना ज़्यादा आप इससे प्रीलिम्स के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है ये आर्टिकल, तो मेंस के लिए थोड़ा ज़्यादा इसमें पॉइंट्स है जिसको आप ऑर्डर पॉइंट्स ले सकते हैं। स्टेट सेंट्रिज्म ले सकते हैं, ठीक है। तो क्या है और क्या ले सकते हैं, टेरिटोरियल बाउंड्रीज को कम तवज्जो देनी चाहिए दैन लाइव्स ऑफ पीपल, ठीक है, बिकॉज दे आर मतलब दोनों में से किसी जगह के नहीं होते, एंड पोरस बॉर्डर होता है काफ़ी। देन क्या ले सकते हो आप पॉइंट इसमें से कि वो दोनों स्टेट्स को एक साथ बिलोंग करते हैं, प्लूरैलिटी, डिफरेंसेस, इंक्लूसिविटी होती हैं, एंड हमें रीजन्स ऑफ रीजन्स की तरह ट्रीट करना चाहिए साउथ एशिया को रादर देन रीजन ऑफ स्टेट्स। That is about GS पेपर 3 का कंसोलिडेटेड नोटिफिकेशन ऑफ MSME क्लासिफिकेशन एंड रजिस्टर्ड। सो MSME जो मिनिस्ट्री है उसने इशू कर दिया है कंसोलिडेटेड नोटिफिकेशन फॉर क्लासिफिकेशन एंड रजिस्ट्रेशन, कि भाई जो भी पुरानी या फिर नई MSMEs आएंगी उनकी क्लासिफिकेशन अब से बदल दी जाएगी फ्रॉम जुलाई 1। दिस नोटिफिकेशन ये सुपरसीड कर देगी जो भी पहले क्लासिफिकेशन हुई थी MSMEs की, ठीक है। एज पर लेटेस्ट नोटिफिकेशन तो MSME को अब क्या उद्यम बोला जाएगा। सो नया नाम है उद्यम, एंड रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को उद्यम रजिस्ट्रेशन बोला जाएगा। द रजिस्ट्रेशन कैन बी फाइल्ड ऑनलाइन बेस्ड ऑन सेल्फ डिक्लेरेशन, कि भाई हम सब खुद से डिक्लेयर करते हैं कि हम एक MSME है और हम आज से उद्यम कहलाएंगे, तो बेसिकली सेल्फ डिक्लेरेशन से हो सकता है। बेसिक क्राइटेरिया फॉर MSME क्लासिफिकेशन वुड बी इट्स इन्वेस्टमेंट, प्लांट कितनी है, मशीनरी कितना है, इक्विपमेंट कितने हैं, टर्नओवर कितना है। पहले भी यही था, इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर पे उनको क्राइटेरिया को डिफाइन किया जाता था। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ वुड बी एक्सक्लूडेड वाइल कैलकुलेटिंग टर्नओवर, ठीक है। तो एक्सपोर्ट ऑफ द गुड्स और सर्विसेज और बोथ विल बी एक्सक्लूडेड, तो एक्सपोर्ट नहीं काउंट किया जाएगा फॉर द टर्नओवर, एंड इन्वेस्टमेंट कैलकुलेशन लिंक टू द IT रिटर्न ऑफ द प्रीवियस ईयर। तो चैंपियंस कंट्रोल रूम है जो फैसिलिटेट करेगा, ठीक है, कि जो रजिस्ट्रेशन हो रहा है ठीक ठाक हो रहा है या नहीं, तो चैंपियंस कंट्रोल रूम वो देखेगा। लेटेस्ट क्लासिफिकेशन क्या है कि भाई जो माइक्रो है, माइक्रो की क्या है, इन्वेस्टमेंट कितनी होनी चाहिए 1 करोड़, एंड टर्नओवर कितना होना चाहिए 5 करोड़, ठीक है। स्मॉल इंटरप्राइजेस क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट कितनी होनी चाहिए 10 करोड़, एंड ये टर्नओवर 50 करोड़। मीडियम कितना होता है 50 करोड़ इन्वेस्टमेंट एंड 250 करोड़ टर्नओवर। सो दिस इज द क्लासिफिकेशन जो थोड़ा आपको ध्यान में रखना चाहिए। देन सिग्निफिकेंस क्या है इस मेजर्स का, वुड कम्प्लीटली चेंज MSME कैसे काम करते हैं, ठीक है। सो इनकी जो फास्ट V शेप्ड रिकवरी हमने पढ़ा था ना, रिकवरी के कर्व्स क्या होते हैं, ठीक है, V शेप, W शेप, ठीक है। तो जो लाइंस उसके मैं लिख दूंगी कमेंट सेक्शन में किस दिन का एनालिसिस था वो, उसमें आप जो रिकवरी के जो भी GDP वर्सेस GDP का था ना, उस वो रिकवरी जो कर्व्स हैं वो हमने पढ़ाए थे। देन सिग्निफिकेंस ऑफ MSMEs विद अराउंड 60, ये स्टैट्स देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखना। MSME कितना कंट्रीब्यूट करता है 6.11% ऑफ मैन्युफैक्चरिंग GDP एंड 24.63 ऑफ द GDP फ्रॉम सर्विस। तो मैन्युफैक्चरिंग में भी कंट्रीब्यूट करते हैं 6%, और सर्विस मतलब ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहा है 24%, एज वेल एज 33.4% ऑफ इंडियाज मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट, ठीक है। तो आउटपुट को 33.4% कंट्रीब्यूट करता है। दे हैव बीन एबल टू एम्प्लॉयमेंट टू 120 मिलियन पीपल एंड कंट्रीब्यूट टू द 45% ऑफ ओवरऑल एक्सपोर्ट्स, ठीक है। तो एक्सपोर्ट में सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन है इनका। अबाउट 20% ऑफ द MSMEs आर बेस्ड आउट ऑफ रूरल एरिया, सो दिस कैन इंडिकेट्स कि भाई जो रूरल वर्कफोर्स है वो ज़्यादा इसमें इंक्लूडेड है। नेशनल MSME डे 27 जून को मनाया जाता है, एंड इस साल की थीम क्या है, ग्रेट लॉकडाउन एंड इट इम्पैक्ट ऑन द स्मॉल बिजनेसेस। देन इज अबाउट स्टैटिस्टिक्स डे, ठीक है, 29 जून को बनाया जाता है, एंड ऑब्जर्व्ड इन द रिकॉग्निशन ऑफ नोटेबल कंट्रीब्यूशन, जो प्रोफेसर प्रसन्नता महाचंद्र महानलोबिस ने उनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस को मतलब देखता है कि भाई ऑब्जर्व करता है एंड रिकॉग्नाइज करता है। तो महानलोबिस के बारे में थोड़ा ध्यान आ रहा होगा कि जिन्होंने हमारा सेकंड 5 ईयर प्लान के बारे में मतलब प्रिपेयर किया था, एंड जिसमें फोकस किया था कि हम एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी से शिफ्ट होकर हम इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जाएंगे।
इस साल का थीम क्या है, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3 है एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 5 है उसको बेहतर करें, ठीक है। 3 और 5 कौन सा है, 3 हेल्थ से रिलेटेड है, 5 टू अचीव जेंडर इक्वालिटी। सो कंट्रीब्यूशन क्या है पीसी महाना लॉबीज का टू स्टैटिस्टिक्स, हमने अभी तक सिर्फ इनका इंडस्ट्रियलाइजेशन ही पढ़ा है, तो और इनके क्या कंट्रीब्यूशन है स्टैटिस्टिक्स में वो देख लेते हैं। इनको चीफ आर्किटेक्ट ऑफ द इंडियन स्टैटिस्टिकल सिस्टम बोला जाता है एंड एज अ फादर ऑफ स्टैटिस्टिकल साइंस इन इंडिया। स्टैटिक्स मतलब बेसिकली नंबरिंग एंड कैसे कंपेयर करता है किसी को किसी चीज़ के साथ, तो दीज आर सम स्टैटिस। ही एस्टैब्लिश इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, अभी भी एग्जिस्ट करता है, इन 1931 इन कोलकाता। द इंस्टीट्यूट फाउंडेड द जर्नल संख्या, तो संख्या जर्नल फाउंड की गई थी एंड ये कार्ल पियर्सन की बायोमेट्रिका की सिमिलर है। तो ये बायोमेट्रिका क्या है, ये भी स्टैटिस्टिक्स की ही जर्नल है। तो ये जो ISI है इसने ये संख्या जर्नल निकाली थी। 1959 में इसको जो ISI है इसको ऑटोनोमस बॉडी डिक्लेयर कर दिया गया विद इन द मॉस्पी मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। सो ही ऑल्सो हेल्प एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल सैम्पल सर्वे एंड एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज, ठीक है। तो इन्होंने 3 की कॉन्सेप्ट्स टू द थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ सैम्पल सर्वे बताया गया, अप्लाइड सर्विस, ऑप्टिमम सर्वे डिजाइन एंड इंटरपेनिट्रेटिंग नेटवर्क ऑफ सब सैम्पल टेक्निक्स। सो चेयरमैन भी रह चुके यूनाइटेड नेशन सब कमीशन ऑन स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग, सो UN को भी में भी रिप्रेजेंट किया है इंडिया को। एंड इन 1936 ही इंट्रोड्यूस स्टैटिस्टिकल मेजर नेम महानुलोबिस डिस्टेंस, ठीक है। तो महानुलोबिस मॉडल वाज एम्प्लॉयड इन द सेकंड 5-year प्लान जिसमें रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ फोकस किया गया था। सो ये थोड़ा इनका कॉन्ट्रीब्यूशन आपको स्टैटिस्टिक्स में ध्यान रखना पड़ेगा। देन व्हाट इज एंथ्रोपोज, सो एंथ्रोपोज मतलब ग्रेट पॉज, इसको क्या बोला गया कि जो लॉकडाउन की वजह से क्या है कि लोग सड़कों पे नहीं थे, तो इट वाज अ ग्रेट पॉज, ठीक है। तो हम नहीं थे तो वाइल्ड लाइफ कूद कूद के बाहर आ गई, ठीक है। जैसे कि पूमास देखे गए चिलीज के सैंटियागो में, जैकल्स इन द टेल अवीव इजराइल एंड डॉल्फिन्स इन द वाटर ऑफ इटली, सो ये सब देखे गए, एंड मॉन्की फाइट्स इन द स्ट्रीट ऑफ थाईलैंड। सो आज के लिए आपका क्वेश्चन है चिली, इजराइल एंड इटली एंड थाईलैंड जो बॉर्डरिंग नेशंस है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के दोगे, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिलेटेड टू मैपिंग। सो वाई स्टडी दिस पीरियड, इस पीरियड को क्यों स्टडी करना चाहिए, क्योंकि नेचर बदला इस टाइम पे, ठीक है। जो इंसान जो जानवर थे वो अपने मतलब खुले में घूमे एंड there are more animals, since not only there are now more animals but also some unexpected visitors। हम देखते थे कि लेपर्ड घुस गया है, ठीक है, कहीं कहीं पे। सो इस तरीके की चीज़ें देखने को मिली। ऑन अदर हैंड देयर आर सम एनिमल्स फॉर हुम लॉकडाउन में हैव डिफरेंट थिंग्स, जो मोर चैलेंजेस हुए, जैसे कि कोई रैट्स, मॉन्कीज़ वगैरह जो सड़क के किनारे रहते हैं, जो केले पे डिपेंडेंट होते हैं, जो लोग फेंक के जाते हैं उनको, तो उनके लिए थोड़ी ज़्यादा दिक्कत हुई होगी। एंड रिसर्चर्स मानते हैं कि अगर इस पीरियड को हम स्टडी करेंगे तो हमें जो ह्यूमन और वाइल्ड लाइफ इंटरेक्शन का जो रिलेशनशिप है 21वीं सदी का, वो पता चल जाएगा कि हमें तो पता है हम वाइल्ड लाइफ पे कितना डिपेंडेंट है, पर वाइल्ड लाइफ हम पे कितना डिपेंडेंट है वो इससे स्टडी कर सकते हैं। इट माइट बी यूजफुल इन प्रिजर्विंग ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी, मेंटेनिंग इंटेग्रिटी ऑफ इकोसिस्टम एंड प्रेडिक्टिंग ग्लोबल जूनूज एंड द इन्वायरमेंटल चेंजेस। तो लोकेट देखो यहाँ पे भी लिखा हुआ है, तो टेल अवीव, सैंटियागो एंड थाईलैंड क्या बॉर्डरिंग नेशंस बताएंगे मुझे। देन मारीच, मारीच क्या है, इट इज़ एन एडवांस एंटी टॉर्पीडो डिकॉय सिस्टम, ठीक है। टॉर्पीडो क्या होते हैं, अगर किसी ने, कौन सी मूवी थी वो, गाजी अटैक, गाजी अटैक देखी होगी, तो उसमें पूरा मतलब अंडर वाटर उसमें दिखाया गया है कि जो सबमरीन्स होती हैं वो फायर करती हैं टॉर्पीडोज आप कह सकते हो, जैसे मिसाइल्स ऊपर अबव द लैंड मिसाइल्स होती है, वैसे बिलो द लैंड इन द सी टॉर्पीडोज होते हैं। तो दे कैन अटैक एंड मतलब डिस्ट्रॉय बेसिकली सबमरीन। So it is an advanced anti-torpedo decoy system that is capable for or being fired from the frontline ships, ठीक है। तो ये शिप से इसको फायर किया जा सकता है, ठीक है, दैट इज़ कैपेबल। सो बेसिकली शिप्स या जो भी सबमरीन्स जो भी टॉर्पीडो फायर करेंगी उसको डिटेक्ट कर लेगी पहले। इट वाज रिसेंटली इंडक्टेड बाय इंडियन नेवी, डिज़ाइन एंड डेवलप किसने, DRDO ने किया। एंड सेकंड क्वेश्चन फॉर यू इज़ DRDO के बारे में बताएंगे। इट इज़ कैपेबल ऑफ डिटेक्टिंग, लोकेटिंग एंड न्यूट्रलाइजिंग इनकमिंग टॉर्पीडो। तो कोई मान लो ये सबमरीन है, ठीक है, ये टॉर्पीडो ऐसे फायर कर दिया यहाँ से, तो हमें पता चल जाएगा पहले, ओह ये यहाँ से आ रहा है, ठीक है, और फिर इसको डिस्ट्रॉय कर देगी। देन संकल्प पर्व, तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर सेलिब्रेट करे संकल्प पर्व को, ठीक है। ये जो प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी ने बोला था कि भाई एटलीस्ट 5 पेड़ लगाओ भाई, जो ऑफिस और या फिर आपका जो भी कैंपस है जहाँ पे भी पॉसिबल है, ताकि एक क्लीन और हेल्दी इन्वायरमेंट रहे। एंड मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने बोला है कि भाई हम संकल्प पर्व मनाएंगे 28 जून से 12 जुलाई तक, एंड तब आपको ये 5 पेड़ उगाने हैं। तो 5 पेड़ कौन से, बरगद का पेड़, ठीक है, बैनियन पेड़, आंवला का पेड़, ठीक है, अच्छा खासा आंवला विटामिन सी मिलेगा, पीपल का पेड़, ठीक है, अशोक का पेड़ एंड बेलपत्र जो शिव जी से रिलेटेड है। सो तो काफ़ी मतलब हर्बल हेरिटेज वाले पेड़ उगाने को बोला है।
देन फिशिंग कैट्स, तो फिशिंग कैट्स में क्या, उड़ीसा गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है 2 years कंजर्वेशन प्रोजेक्ट फॉर फिशिंग कैट्स इन द भितरकनिका नेशनल पार्क। तो भितरकनिका नेशनल पार्क कहाँ है, उड़ीसा में, वहाँ पे स्टार्ट किया है। फिशिंग कैट क्या होती है, नॉक्टर्नल, रात में जगती है और एक्टिव होती हैं। स्टेट एनिमल ऑफ वेस्ट बंगाल है, पर और उड़ीसा में भी काफ़ी इसकी पॉपुलेशन है। हैबिटेट्स कहाँ है इसकी, फिशिंग कैट्स मेनली मैंग्रोव फॉरेस्ट है जो सुंदरबंस के, फुटिल ऑफ हिमालयाज इन द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र वैली एंड इन द वेस्टर्न घाट्स रीजन में भी मिलता है। सो प्रोटेक्शन स्टेटस क्या है, वल्नरेबल है IUCN की रेड लिस्ट के अनुसार। साइट्स में अपेंडिक्स 2 में आता है, इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 1 में है। सो फिशिंग कैट प्रोजेक्ट लॉन्च्ड इन 2010 स्टार्टेड रेजिंग अवेयरनेस अबाउट द कैट इन द वेस्ट बंगाल। तो ये देखो बिल्ली मौसी हमें ही देख रही है, सो फिशिंग कैट के बारे में ध्यान रखना। देन गाइनेंड्रोमॉर्फ्स, गाइनेंड्रोमॉर्फ्स क्या होते हैं, बेसिकली गाइनेंड्रोमॉर्फ्स क्या होते हैं, आधे फीमेल और आधे मेल। ये देख लो, इसकी शरीर में भी लिखा हुआ है कि मैं गाइनेंड्रोमॉर्फ हूँ, ठीक है, आप देख सकते हो थोड़ा चेंज इन द स्ट्रक्चर, ठीक है। यहाँ पे अगर ये लाइन ड्रॉ की जाए, देखो यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर अलग है और यहाँ अलग है। सो दे आर हैविंग काइमेरिक इंडिविजुअल्स, काइमेरिक मतलब रिलेटेड टू माइथोलॉजी, क्योंकि थोड़ा अजीब लगता है ना कि भी एक ही आदमी में दोनों दोनों, क्योंकि माना जाता है शिव जी पार्वती जी का जो आधा रूप है, ठीक है, वो जो हम स्ट्रक्चर देखते हैं, सो दैट इज़ ऑल्सो मिथोलॉजिकल। तो इसे भी बोला जाता है काइमेरिक इंडिविजुअल्स, जिसमें बोथ मेल एंड फीमेल टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। एंड साइंटिफिक कम्युनिटी इसको जेनेटिक एब्रेशन मानती है कि गलती से हो गए। सो इट इज़ कॉमन इन द आर्थ्रोपोडा टैक्सा सच एज क्रस्टेशिया एंड अरेक्निडा। सो रिसर्चर्स हैव गाइनेंड्रोमॉर्फिज्म इन द लिबुलेट ड्रैगन फ्लाई क्रोकोथिम्स सर्विलिस फ्रॉम इंडिया, ठीक है, उन्होंने ये पाया गया इन द दिस ड्रैगन फ्लाई। तो देख लो इस ड्रैगन फ्लाई की शक्ल यहाँ पे। सो दिस वॉज इट फॉर टुडेज वीडियो। सो DRDO और जो मैंने लोकेशंस पूछे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।